नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज़ द वॉइस और मैं हूं आपके साथ औनिका माहेश्वरी। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में बहुत ही खास मेहमान जुड़ चुके हैं, दानिश मोइन जी, जो कि रिनाउंड हिस्टोरियन हैं और रिसेंटली प्रोफेसर हैं मनो यूनिवर्सिटी में। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज बहुत ही खास दिन पर सर हमारे साथ जुड़े हैं। दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि आज है इंटरनेशनल डे ऑफ म्यूजियम्स। सर, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि 2026 का पर्टिकुलर थीम क्या है और क्या महत्व है इस दिन का। देखिए, एक तो ये कि जो दुनिया में ये फैसला किया गया 1977 में कि हम जो है एक इंटरनेशनल डे ऑफ म्यूजियम मनाएंगे। तो जी। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम्स ने ये फैसला किया और उसके बाद इसको बनाने की कोशिश की गई। इसके बाद से ये कंटिन्यू रखा गया। बेसिक पर्पस इसका ये था कि हम कल्चरली एक दूसरे कंट्री से कनेक्ट हो सके। आपके कल्चर, मेरे कल्चर, वो है, हमें जानना चाहिए, हमें ग्लोबल लेवल पर वो हमें आगे बढ़ना है, हम एक दूसरे को जानेंगे। तो कल्चर जो है आपका, आपकी जो सभ्यता है, वो म्यूजियम का एक खास एरिया है जहाँ पर वो काम करती है। और उसको समझाने के लिए, उसको आगे बढ़ने के लिए, प्रमोट करने के लिए ये कंसेप्ट लाया गया है, बेसिक चीज। और ये आवाम में, पब्लिक में ज्यादा फेमस हो, पब्लिक में म्यूजियम की जागरूकता बढ़े, इसके लिए इस चीज को लाया गया था। दूसरा जी। सवाल जो आपने पूछा वो ये पूछा कि 2026 में क्या करना है। ये 2026 में जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि इन लोगों ने दो चीज पर काम किया है कि एक ग्लोबल लेवल पर बात करना कि पूरे इसमें इंक्लूजन का हो जाए, इंक्लूसिव वर्ड की बात हो जाए, कि कोई भी समाज छूटा हुआ ना हो, कोई समाज के कोई आदमी को वंचित न रखा जाए। हम इंक्लूसिव पॉलिसी पर बात करें, हम एक दूसरे से मिल के काम करें और दुनिया की हर कंट्री पर हम इसको मिल के काम करना चाहिए। आप अपने कल्चर की तरह बात कीजिए, हम दूसरे जो है अपने कल्चर की बात करें। और ये दुनिया की साझी विरासत है, एक की नहीं बल्कि जी। दुनिया की साझी विरासत है। और दुनिया को इसको प्रोटेक्ट करना है। इसी वजह से इस पर तवज्जो किया गया। और ये डेट जो है वो 18 मई है, इंटरनेशनल डे इज 18 मई। यस। तो अभी चल रही है। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपने मध्यकालीन भारतीय सिक्कों पर वर्षों तक शोध किया है। ऐसी क्या चीज थी कि इस टॉपिक ने आपको अट्रैक्ट किया। अभी भी मैं उसी पर काम कर रहा हूँ अभी भी कर जी। रहा हूँ, कभी कह रही। देखिए, एक्चुअली क्या है ना कि जब आप एकेडमिक्स में रहते हैं तो आपको कहीं ना कहीं अपना एक स्पेशलाइजेशन बनाना पड़ता है। कोई राइट। लोग जो है एशियन पीरियड में पढ़ रहे हैं, कोई आर्कोलॉजिस्ट हैं, कोई एपिग्राफिस्ट हैं, कोई पर्शियन डॉक्यूमेंट पर अच्छा काम कर रहे हैं, कोई संस्कृत पर काम कर रहे हैं। हिस्टोरियन का एक एरिया फिक्स करना पड़ता है। तो मुझे जो एरिया मिला वो न्यूमिस्मैटिक्स इसलिए मिला कि मुझे जो पहली जॉब मिली वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च इन न्यूमिस्मैटिक्स में मिली, जो इंडिया का सबसे बड़ा सेंटर था। वही एक ओनली सेंटर था, तो मैंने वहाँ अपनी करियर शुरू किया। क्योंकि वो एक रिसर्च सेंटर था तो मेरी सारी ट्रेनिंग वहीं हुई। और मैंने जो भी कंट्रीब्यूशन किया वो वहीं पर किया। उसमें दो तरह की चीज़ हुई, अपने शोध भी करते रहे, किताबें लिखा, आर्टिकल्स लिखा, और साथ साथ हमने ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया, हमने बहुत लोगों को ट्रेन किया। जब हम नासिक में थे, जब वहाँ पर, तो उसमें शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग हम करते थे, उसमें किया। और वो ट्रेनिंग हम आज भी करते हैं, क्योंकि लास्ट ईयर भी, लास्ट मंथ भी, लास्ट वीक भी हमने किया वहाँ पर करके। जी। वो ये चीज़ आई। और इसके बाद फिर चूंकि मैं इस लाइन में लग गए तो मुझे एक कंट्रीब्यूशन अच्छा लगने लगा। हमको रिकॉग्निशन मिल गई, लोग जानने लगे, तो थोड़ा और मजा आने लगा और काम करने में अच्छा लगने लगा। सर, अक्सर कहा जाता है कि इतिहास केवल किताबों में नहीं होता, वो सिक्कों पर भी होता है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। देखिए, इतिहास पढ़ने का एक तरीका बनाया गया है। जी। व्हाट्सएप में उसको वाला इतिहास नहीं बोल रहा मैं। एक एक तरीका बताया गया, तरीका ये बताया गया है कि आपको जब भी इतिहास पढ़ना है तो आपको एविडेंस से पढ़ना है। एविडेंस का मतलब है कि सबूत के साथ पढ़ना है। कोई भी आप बात अगर बोलते हैं, कोई कहानी आप नहीं बोलना। तो एविडेंस पर अगर आप बात करते हैं तो आपकी बात की वैल्यू होती है। निमस्मैटिक्स जो है, जो सिक्का है, आप उस काल के सिक्का के ऊपर देख रहे हैं, गुप्ता पीरियड के, कुषाण के पीरियड के, आप जो है मुगल पीरियड के सिक्के को देख रहे हैं, तो वो ओरिजिनल सोर्स है, आपका प्राइमरी सोर्स है। तो जी। इतिहास में प्राइमरी सोर्स की बड़ी अहमियत होती है। तो हम जो है, ये लोग जो निमस्मैटिक्स पर काम कर रहे हैं, सिक्के पर काम कर रहे हैं, वो एक प्राइमरी सोर्स पर काम, यानी कि आप ऑथेंटिक सोर्स पर, उसमें क्या लिखावट आ रही है, उसमें क्या चीज आ रही है, क्या मेटल आ रहा है, मेटल के बनावट क्या है, कौन टेक्निक यूज किया इन्होंने सिक्के बनाने की। सोचिए कि 6th सेंचुरी BC में हमारे देश में क्वाइंस की शुरुआत हो चुकी है। 6th सेंचुरी BC यानी 2600 साल पहले हम अपने देश में सिक्के चला रहे हो, एक नहीं, हजारों की तादाद में मिल रहे हैं। तो ये एक बिल्कुल। टेक्नोलॉजी भी है, टेक्निक भी है, कंसेप्ट भी है कि मनी को कैसे यूज किया जाए। ये सारी चीजें हम 6th सेंचुरी BC में दे चुके हैं।
तो ये जो जी। चीज थी इसमें हमें एक इंटरेस्ट आया और इसको हमने अपने शोध के साथ साथ दूसरों को भी ट्रेन करने की कोशिश की। और भारत की ज्यादातर यूनिवर्सिटी में, चाहे BHU हो, चाहे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो, चाहे AMU हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, इन सब जगह पर ननोस्मैटिक्स और एपिग्राफी MA के स्टूडेंट को पढ़ाया जाता है। जो भी MA कर रहे हैं उनको पढ़ाया जाता है। जी। सर, मुगल सिक्कों में धार्मिक सहिष्णुता देखने को मिली, क्या आपके विचार हैं इस पर? देखिए, भारतीय सिक्के पर अगर आप बात करेंगे, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग धर्म एक खास कंपोनेंट है उसका, ये आप जान लीजिए। धर्म एक कंपोनेंट है। अगर आप इंडो ग्रीक से देखिएंगे तो इंडो ग्रीक में क्या हो रहा है, ग्रीक देवी देवताओं की तस्वीर आ रही है। अगर आप जी। कुषाण में आएंगे तो कुषाण के साथ साथ हमने ये देखा कि शिव को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि शिव का इन्फ्लुएंस यहाँ पर देखने को मिल रहा है। फिर अगर आप और आगे बढ़ेंगे, जब कनिष्क कन्वर्ट हो जाता है कि बुद्धिज्म पर, तो गौतम बुद्ध की तस्वीर आ रही है। इसी तरह जी। से जब मिडिवल पीरियड में आप आते हैं, यानी कि दिल्ली सल्तनत के पीरियड में, क्योंकि ये मुस्लिम शासक थे, इन्होंने भी जो चीजें लिखी वो अपने धर्म की चीजों को, इस्लाम के जी। मानने वाले थे, देवी देवता को नहीं मानते थे, तो ये कलमा लिखते थे, बेसिक क्रीड ऑफ इस्लाम, कि देयर इज नो गॉड बट अल्लाह एंड प्रॉफिट मोहम्मद इज द मैसेंजर, इस टाइप की जी। इंफॉर्मेशन। तो धर्म कंटिन्यू चला रहा है, चाहे वो मुगल के कॉइन्स हो चाहे ये हो। लेकिन मुगल के पीरियड में दो तीन और चीजें हैं जो बड़ी इंटरेस्टिंग है, जो बताएंगे। तो मुगल से पहले भी आप देख लीजिएगा, भारतीय सिक्के में कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं जिसमें हिंदू देवी देवताओं की तस्वीर को भारतीय मुस्लिम शासक ने चला। जैसे जी। लक्ष्मी का डिपिक्शन आपको मोहम्मद गौरी के कॉइन्स में मिलता है। अकबर ने अपने कॉइन्स पर राम सीता की तस्वीर बनाई। आपको हैदर अली का नाम सुना होगा, शिव पार्वती जी। की तस्वीर बन रही है। तो ये एग्जाम्पल भी आपके देश में है जो आप इसको बता सकते हैं। और जी। तीसरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि भारतीय सिक्के में धार्मिक परंपरा को खत्म करने का रिवाज अगर किसी ने किया तो वो औरंगजेब ने किया था। जी। ये थोड़ा सरप्राइज लगता है सुनने में, लेकिन हकीकत यही है। क्वाइन का जो जी। सबूत वही बताता है कि उसने किसी भी तरह के धर्म की बात लिखने से मना किया। इवन अपने धर्म की बात भी नहीं लिख रहा, जिसमें वो अपने इस्लाम का मानने वाला कट्टर हम बोलते हैं, लेकिन कोई कलमा नहीं, नथिंग इज रिटन। ओनली उसका नाम आता है इन द फॉर्म ऑफ कपलेट, और दूसरी तरफ 5 वर्ड लिखता है कि द क्वाइन वॉज स्ट्रक इन द ईयर ऑफ एक्सेशन एसोसिएटेड विद प्रोस्पेरिटी। ये एक वर्ड है जो औरंगजेब ने अपने पास, और यहाँ के बाद से भारतीय सिक्के में जो हम ये देखते हैं कि धार्मिक परंपरा की चीजों को खत्म करने का रिवाज हुआ। इक्का दुक्का मिल जाएगा आपको, लेकिन ये ट्रेडिशन नहीं था। जैसे पहले बिफोर औरंगजेब आपको एक ट्रेडिशन है कि आपको धार्मिक इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगी, राइट फ्रॉम एंशिएंट पीरियड से लेकर शाहजहां पीरियड तक। यहाँ पर एक नई चीज है। जी। सर, मुगल और सल्तनत काल के जो सिक्के हैं उनमें क्या डिफरेंस आपको नजर आया, वो भी बताइए। देखिए, पहली चीज तो ये है कि जो सल्तनत पीरियड के पॉइंट्स थे, खास के दिल्ली सल्तनत जिसको आप जानते हैं, खलजी और तुगलक, इनकी बात करते हैं, ममलुक की बात करते हैं, जिसको गुलाम वंश बोलते हैं हम लोग। इनके सिक्कों में 3 तरह के मेटल, 4 मेटल चल रहे थे, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, और एक मेटल था बीलन। बीलन ओके। कहते हैं मिक्स मेटल ऑफ सिल्वर एंड कॉपर। जी। ये क्वाइन का ट्रेडिशन था जो यहाँ पर चल रहा था, बिलन। और बिलन को कहते हैं हम लोग कि पॉपुलर करेंसी वही थी, जनता की करेंसी वही थी, जो आम आदमी यूज कर रहा था वही यूज कर रहा था। गोल्ड क्वाइन बहुत रेयर चीज होती थी, बड़े आदमी की चीज होती थी, हर आदमी गोल्ड यूज नहीं कर सकता था। मुगलों ने इस पे चेंज लाया। मुगलों ने अपने सिक्के को शेरशाह सूरी से एडॉप्ट किया। पहला चेंज ये लाया कि उसने जो बिलन विलन का क्वाइन चलता था, छोटा मोटा क्वाइन, 3 ग्राम 3.5 ग्राम का क्वाइन, उसको बंद कर दिया। अच्छा। गोल्ड, सिल्वर, कॉपर क्वाइन चले, और कॉपर के क्वाइंस, हेवी कॉपर क्वाइन चले जिसका वजन था 20 ग्राम। 20 ग्राम का कॉपर का क्वाइन, जिसको आप दाम के नाम से जानते हैं, फलूस कहा गया, टंका कहा गया, ये अलग अलग टर्म यूज किया गया है क्वाइन के लिए। चांदी के सिक्के को मुगल में रुपया कहा गया, और ये जी। रुपया पहली बार जो दिया है वो शेरशाह सूरी ने दिया। और शेरशाह सूरी ने कहाँ से दिया? संस्कृत से दिया। संस्कृत में रूप का मतलब चांदी होता है, तो फ्रॉम अच्छा। रूप बिकेम रुपया। और अगर गोल्ड कॉइन की बात करते हैं मुगल में, तो मोहर कहा गया, बाद में अशरफी भी कहा गया उसको। मोहर और अशरफी, 2 वर्ड को भी हमको याद रखना पड़ेगा, ये कॉमन देखने को। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है मुगलों के कॉइन्स में मिंट का नाम देखना। कॉइन अच्छा। जहां बनता था, ऐसे दिल्ली सल्तनत में आता है, दिल्ली लिखा हुआ आता है आपको, दौलताबाद लिखा हुआ आता है आपको, देवगिर लिखा हुआ आता है आपको, लेकिन मुगलों के कॉइन्स पर ये एकदम प्राइमरी चीज बन गई। सूरत, दिल्ली, आगरा, अजमेर,
श्रीनगर, कश्मीर, जो भी नाम है, जहां से भी सिक्के चलते थे उस जगह का नाम लिखा होता था। इसको हम मिंट मार्क बोलते हैं या टकसाल बोलते हैं हिंदी में। टकसाल का बहुत ज्यादा प्रमाण और डेट पर काफी एम्फोसाइज किया गया। डेटिंग सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो गई। हर कॉइन्स पर डेट भी लिख रहे हैं और दूसरी तरफ रिग्नल ईयर भी लिखा जा रहा है, तो ये डेटिंग सिस्टम ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है और मिंट का लिखने का काफी स्ट्रांग होता है मुगल के पीरियड। जी। सर, एक इतिहासकार के तौर पर सिक्के किसी दौर की राजनीति और अर्थव्यवस्था के बारे में भी हमें बहुत कुछ बताते हैं, इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, इसको हम स्टार्ट कर देते हैं आपको, क्योंकि आपने पॉलिटिकल बात की थी, तो स्टार्ट कीजिए आप इंडो ग्रीक के बारे में। इंडो ग्रीक हमारे यहाँ पोस्ट मौर्य पीरियड जो है, मतलब अशोक के बाद का जो पीरियड है, उसको हम लोग इंडो ग्रीक का पीरियड मानते हैं। ये क्या हुआ कि सेंट्रल एशिया से बहुत सारे ट्राइब इंडिया में आए और नॉर्थ वेस्ट पार्ट जो अभी अफगानिस्तान का रीजन है, उस रीजन में वो अपने को कैप्चर किया वहां जी। पर और वहां हुकूमत कर रहे थे। तो इंडो ग्रीक के कॉइन्स की इंफॉर्मेशन जो है, बादशाह की इंफॉर्मेशन जो मिलती है, ग्रीक एविडेंस के हिसाब से 10-12 लोगों का नाम आता है, 10-12 बादशाह का नाम आता है, किंग। जब लोगों ने सिक्के पर काम करना शुरू किया, न्यूमिस्मेटिक्स पर काम करना शुरू किया, तब ये उनको मालूम हुआ कि 30 से 35 किंग आपको टाइम टू टाइम अलग अलग पॉइंट्स मिल रहे हैं, अलग अलग भाषा के पॉइंट मिल रहे हैं। तब आपने एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया। आपके न्यूमिस्मेटिक्स, आपके सिक्के के जरिए ये पॉलिटिकल हिस्ट्री को आपने चेंज कर दिया, क्रोनोलॉजी चेंज कर दिया। आप 12 आदमी बोलते थे, यहाँ 18 आदमी, 20 आदमी और 22 भाषा का नाम। जी। सातवाहन के पीरियड इसी पीरियड में है, दक्कन में हमारा सातवाहन डायनेस्टी है। उसमें भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐसे मिल रही है जो लिटरी एविडेंसेस में नहीं है, हमें क्वाइन ला के दे रहा है। मुगल में अगर आप आते हैं, अगर मुगल के पीरियड की बात करते हैं, हमारे पास बहुत ऑथेंटिक सोर्स मानते हैं हिस्टोरियन कि अबुल फजल है, आईने अकबरी है। लेकिन बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐसी है जो अबुल फजल के आईने अकबरी में नहीं है और आपको क्वाइन के जरिए देखने को मिल रही है। तो क्वाइन एक ऐसी इंफॉर्मेशन दे रहा है जो कहीं पर और नहीं है। और तीसरी एक अहम चीज ये है कि जब आप रिसर्च करते हैं तो अपने दायरे को बड़ा करना पड़ता है। बिल्कुल। एविडेंस लाना है आपको। अगर जी। एक किताब में नहीं है, हम दूसरी किताब खोजते हैं ना, कहाँ पर मिल रहा है। तो ये एविडेंस जो है, जब आप हिस्ट्री पर काम करेंगे तो आप अपने सोर्सेस को वाइड करेंगे, बड़ा करेंगे, खोजने की कोशिश करेंगे कि हम कहाँ कहाँ से चीज़ों को लाएं। तो ये न्यूमिस्मेटिक्स का अच्छे पूरी इकोनॉमी समझी जाती है आजकल। तो और नए नए रिसर्चेज आ गए हैं, तो वो इकोनॉमी को समझने के लिए, कॉइन्स के सर्कुलेशन को समझने के लिए रिसर्च हो चुका है कि कैसे सर्कुलेशन समझा जाएगा, कि आप कितने कॉइन चल रहे थे, इस मार्केट में कौन सा था, या मुगल के पीरियड में खाली मुगल के कॉइन चल रहे हैं। हमारा जैसे मैंने एक काम किया महाराष्ट्र का, कि क्या मुगल के ही कॉइन सिर्फ चल रहे हैं कि मुगल के अलावा दूसरे कॉइन भी हैं। तो मैंने ये जी। पाया कि मुगल के अलावा दूसरे कॉइन भी मिल रहे हैं। मुगल डोमिनेट जरूर किए हैं बाद के पीरियड में, लेकिन भारत के दूसरे जैसे मराठा शिवाजी, उसके कॉइन भी देखने को मिल रहे हैं। इसी तरह से आप निजाम शाही के कॉइन देखने को मिल रहे हैं। तो ये भी स्टडी की जा रही है इकोनॉमी को समझने के लिए। वेरियस स्टडीज हैव बीन मेड, उसमें कई तरह की स्टडी लोग कर रहे हैं और नए रिसर्चेस के साथ, आंसर के साथ आ रहे हैं वापस। जी। सर, भारत के संग्रहालयों में मौजूद दुर्लभ सिक्कों के संरक्षण की वर्तमान स्थिति क्या है, इस बारे में बताइए। देखिए, भारत में जो म्यूजियम का कलेक्शन है, एक तो अच्छी बात यह है कि हमारे देश में सिक्के की कमी नहीं। बहुत जी। बड़ी अच्छी खूबी यह है कि सिक्के की कमी नहीं है। और इंडिया की ऑलमोस्ट एवरी म्यूजियम, जो बड़ी म्यूजियम है, सबके अपनी पोजीशन में अच्छे कॉइन्स हैं। चाहे वो आप इंडियन नेशनल म्यूजियम की बात कीजिए, इंडियन म्यूजियम कैलकाटा की बात कीजिए, या आप लखनऊ म्यूजियम की बात कीजिए, ये तमाम ऐसे म्यूजियम हैं जिनके कलेक्शन बहुत ही रिच कलेक्शन है और वो रखे हुए हैं। इसमें यहाँ पर जो है हमारे जितने भी पॉइंट्स आप जाकर देखना चाहते हैं, तो आपको ये यहाँ पर काफी देखने को मिलेगा इस पीरियड में। और सारे म्यूजियम के अंदर, एक म्यूजियम की बात नहीं करूंगा, सारे म्यूजियम में आपको देखा। लेकिन बात ये है कि इसमें दो तरह का काम होता है। एक काम ये होता है कि हम ये म्यूजियम के कैटलॉग को, इनकी कैटलॉगिंग करते हैं। कैटलॉगिंग करने का मतलब है कि सपोज कीजिए आपने कहा कि भाई नेशनल म्यूजियम में मुगल कॉइन्स कितने हैं, जी। तो आपने नेशनल म्यूजियम के सिर्फ मुगल कॉइन पर काम किया और आप एक्सपर्ट हैं मुगल कॉइन्स के, आपने एक कैटलॉग बना दिया, आपके पास ठीक है। लिस्ट कैटलॉग बना दिया। तो ये आपने जनता के लिए काम कर दिया, ये पब्लिक प्लेस में आ गया। आपको भी मालूम होगा, मुझे भी मालूम होगा, मेरे पास भी किताब रहेगी, आपके पास भी किताब रहेगी। ये एक बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है जब आप कैटलॉग बनाते हैं। इसी तरह से अगर आप जैसे गुवाहाटी म्यूजियम है, उनके कॉइन्स के कलेक्शन का म्यूजियम का मैंने कैटलॉग बनाया, तो अगर आपको अच्छा। देखना है कि वहां पर क्या है, तो आप उठा के देख लीजिए।
इसी तरह से इंडियन म्यूजियम का कलकत्ता का बन चुका है बहुत पहले, नेल्सन राइट ने बनाया। इसी तरह से आपके जो लाहौर थी उस जमाने में हम लोग के साथ था पाकिस्तान, तो वो उसके म्यूजियम के बन चुके हैं। लखनऊ म्यूजियम के कैटलॉग बने हुए हैं। तो ये कैटलॉग जो है वो आपको, लेकिन फिर भी हिंदुस्तान में बहुत सारे म्यूजियम है जिसके कैटलॉग्स नहीं बने हैं, और जिसको हम लोग बार बार ये कहते हैं कि आपको बनाना चाहिए, आप लोग को बनाना चाहिए, ताकि इसमें आपका वो अच्छा हो सके हमारा ये चीज़। क्योंकि आप अगर कैटलॉग बनाते हैं तो आप आवाम के लिए बनाते हैं ना, जनता के लिए बनाते हैं। किताब रहती बिल्कुल। है तो आप भी पढ़ेंगे, हम भी पढ़ सकते हैं। हर आदमी को अलाउ नहीं करते हैं आप। दूसरी चीज़ है कि हमारे यहाँ ये नहीं है कि हम गए और गए पॉइंट्स हमको दिखा दीजिएगा, इट्स डिफिकल्ट। तो कम से बिल्कुल। कम फोटो से हम पढ़ लेते हैं तो भी हमारा नॉलेज अच्छा हो जाता है। सर, यंगस्टर्स की जो रुचि है हिस्ट्री में वो कम होती जा रही है, इस बारे में क्या कहेंगे आप? उन्हें क्या इस पर संदेश मैंने देना पहले चाहेंगे? भी जवाब दिया है, मुझसे पहले भी सवाल किया गया है इस टॉपिक पर, तो मैंने जवाब दिया है इस टॉपिक पर पहले भी कहीं पे। हमने कहा कि रुचि जो कम हो रही है उसकी वजह और कुछ नहीं है, पढ़ाने का तरीका। हम अगर अच्छे से नहीं पढ़ा पा रहे हैं बच्चों को, तो बच्चे नहीं, आप मैथमेटिक्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, आप क्यों बोलते हैं अच्छा टीचर? अगर आपको अच्छा टीचर मिल जाता है तो आपका इंटरेस्ट बदल देता है। वही बात बिल्कुल। इतिहास के साथ आ रही है कि इतिहास तो आपने पढ़ा सबको किया, आपने हम्म। सबको पैसे पढ़ा दिया, लेकिन आपने अपॉइंटमेंट जो किया है वो अच्छे टीचर को नहीं किया। टीचर को तरीका नहीं सिखाया गया कैसे पढ़ाना है। आपने बता दिया, जो एक कहानी बना दिया है, एक कहानी की बता दिया उसने उसका बेटा, आपको वैसे पढ़ाना ही नहीं। तो जब तक आप हिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं क्रिएट कराएंगे बच्चों को कि हिस्ट्री क्या है, हमें क्यों पढ़नी चाहिए, हम अगर हिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे तो हम अपने ही लोगों को नहीं जान पाएंगे, अपने खानदान को नहीं जान पाएंगे, अपने बाप दादा को नहीं जान पाएंगे। क्यों नहीं जानना हमको? क्यों नहीं देश के बारे में जानना चाहिए? लेकिन जानने में ये हमेशा करना चाहिए कि हमें सही तरीके से हिस्ट्री जानना चाहिए। कहानी की तरह नहीं जानना चाहिए कि ये कहानी बता दी आपने और मैंने एक्सेप्ट किया। इसीलिए जब भी आप किसी से क्वेश्चन करते हैं, जब बात करते हैं, तो एविडेंस जरूर पूछा कीजिए कि आप ये बात जो कह रहे हैं, आपके पास इसके क्या सबूत है, किस किताब के बेसिस पे बोल रहे हैं। तो ये एविडेंस की बहुत वैल्यू होती है। और ये बिल्कुल। स्टूडेंट को क्रिएट करना पड़ेगा अच्छा इंटरेस्ट। वो इंटरेस्ट उसी वक्त होगा जब आप अच्छे टीचर हैं। तो ये मैं हमेशा मानता हूँ कि अगर अच्छा टीचर मिलेगा। आपको मैं बता दूँ, जेएनयू में कुछ ऐसे टीचर हुआ करते थे कि उनकी क्लास दूसरे स्टूडेंट क्या करते थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी से आकर के, जामिया से आकर के, आपके पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट, वो स्टूडेंट वो आके बैठा करते थे क्लास में, क्योंकि उनको मजा आता था उनके क्लास लेने में, उनके पढ़ने में। तो बिल्कुल। वो आप कैसा पढ़ा रहे हैं उसको मैटर करता है। आप अगर खराब पढ़ाएंगे तो आप एक्सपेक्ट मत कीजिए, आप और क्रिएट क्या करेंगे इंटरेस्ट, आप इंटरेस्ट खत्म करा देंगे बच्चों सही बात। सर, डिजिटल युग में वर्चुअल म्यूजियम्स और ऑनलाइन एजुकेशन भी है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? क्या ये हेल्पफुल है हिस्ट्री को प्रमोट करने के लिए? कि कहीं ना कहीं तो फायदेमंद ही है। अगर मान लीजिए कि हम म्यूजियम नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन मेरा कहना है कि वर्चुअल म्यूजियम और जो फिजिकल अपेरेंस होता है, दोनों में बहुत फर्क पड़ता है। आप वर्चुअल से एक थोड़ा उसमें, वर्चुअल के साथ ये है कि हर आदमी को इंटरेस्ट क्रिएट नहीं हो पाता। जी। 100 में से 20 आदमी, 25 आदमी ऐसे मिलेंगे जिनका इंटरेस्ट क्रिएट होगा, और उस पर जी। थोड़ा उनको आने लगेगा, समझ मिलेगा। लेकिन अगर आप फिजिकली जाते हैं, और फिजिकली जब जाएंगे तो आजकल म्यूजियम के अंदर बहुत सारे की टेक्निक में आपको वहीं पर क्वेश्चन आंसर दिया गया है, आप पे मशीन लगा दी गई है, आप जाइए, आप आपने लिखा, आपने बता दिया। तो जितने हम्म। क्यूरी करने लगे, तो म्यूजियम को जी। प्रमोट करने का तरीका अभी चेंज हुआ। लेकिन चेंज हुआ है, बिल्कुल। हाँ, क्योंकि हम लोगों ने ये फैसला किया ना कि म्यूजियम को एक्चुअली क्या है, लोगों ने जादूघर समझ लिया पहले। हमारे बचपन में जादूघर कहा जाता था, पटना में जादूघर, तो ये जादूघर नहीं है। इसको पहले जी। यही जी। समझना है। ये क्या है? आपकी धरोहर है, और इसको क्रिएट करना पड़ेगा इंटरेस्ट सबके लिए। कि आप जाइए, अभी सोचिए कि ट्राइबल म्यूजियम बनाई जा रही है, आपको हर तरह की म्यूजियम को कोशिश की जा रही है बनाने की, कोई एस्पेक्ट को छोड़ा नहीं जा रहा कि भाई आप इसको छोड़ दीजिए, उसको छोड़ दीजिए, ऐसा कुछ नहीं। कोई भी चीज़ को आप, अगर आपका शौक है कि नहीं, मैं जो है एक खास जो है, अब आप आसाम में जाइए, आसाम में इतना अच्छा बनाया उन्होंने, खूबसूरत बनाया है उन लोगों ने, पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन है। अब ये है डिटेल गैलरी उनकी है, जिसके अंदर वो ट्राइबल पर्वत दिखा रहे हैं, उनके ड्रेसेस पर दिखा रहे हैं, आपके ड्रेसेस पर, आपके ड्रेसेस कैसे कैसे चेंज हो रहे हैं उस पर दिखा रहे हैं। स्वर्ड्स पर दिखाया जा रहा है आपको, सराजंग म्यूजियम में जाइए तो कैसे स्वर्ड्स बनते हैं, पिस्टल कैसे कैसे थे। तो वार म्यूजियम बन रही है आजकल, कई तरह की चीज़ों को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और अब कुछ तो लोग ऐसे हैं, जैसे मनी म्यूजियम का कंसेप्ट आया, जिसमें कॉइन्स अच्छा। के
तो पहले जी नासिक जी। में जहाँ पर मैथ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च मैथमेटिक्स, उन्होंने मनी म्यूजियम का कंसेप्ट लाया। और वो राइट फ्रॉम बिगनिंग से लेके बाटर सिस्टम से लेकर के अभी तक के क्रेडिट कार्ड तक उन्होंने एक म्यूजियम बना दिया कि भाई आप कैसे, आपके पास पहले क्या था और आज आप क्रेडिट कार्ड पर चलते हैं, प्लास्टिक मनी जी पर आप, ये सारी चीजों पर उन्होंने लंबा डिस्कशन किया है और उस पर उन्होंने दिखाया। तो कई कंसेप्ट पर वो काम कर रहे हैं। कार म्यूजियम बना रहे हैं लोग, कोई जी। इक्विपमेंट से बना रहे हैं। आप देखिए साइंस म्यूजियम कितनी अच्छी, बैंगलोर की साइंस म्यूजियम बहुत जबरदस्त। बिल्कुल। तो सर अंत में आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि लोगों को अपनी छुट्टियों के दिनों में अपने इंटरेस्ट के हिसाब से म्यूजियम्स को विजिट करना चाहिए? बिल्कुल, मैं तो ये तो मेरे हम हमारे जो भी गेस्ट आते हैं, हम हैदराबाद में रहते हैं, तो हम सालार जी जंग जरूर उनको भेजते हैं, या तो लेके जाते हैं, भेजते हैं। तो मैं जी। हमेशा ये कहता हूँ कि बच्चों को, बड़ों को भी, बच्चे नहीं बड़े भी म्यूजियम जरूर जाया करें। आप बहुत सी चीजें सीख के आ जाइएगा। और म्यूजियम खाली फोटो खिंचाने की मत जाइए। हमारे यहाँ कल्चर क्या है कि हम गए, हमने फोटो खिंचा लिया, दिखा दिया कि सालार जंग म्यूजियम गए थे, नेशनल म्यूजियम गए थे, इंडियन म्यूजियम कोलकाता गए थे। वो नहीं करना, आपको समझना। आप अगर इंडियन म्यूजियम कलकत्ता जाइएगा, आप थक जाएंगे, आपको क्या देखना आप डिसाइड करके जाइए कि आपको क्या देखना है। ब्रिटिश म्यूजियम में वही पोजीशन है, ब्रिटिश म्यूजियम लंदन वगैरह में एक दिन में आप नहीं कर पाएंगे, कहिए कि एक दिन में कर जी ले। जी। तो आप अपना एरिया बना के जाइए। लेकिन इन हर आदमी को, पढ़े लिखे हो ना पढ़े, एक अच्छी पीएचडी हुई है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। इस पर भी जी जी। पीएचडी हुई है एक, मैंने एग्जामिन किया था पीएचडी, शायद वो मध्य प्रदेश की किसी यूनिवर्सिटी में किसी एक लेडी ने किया था, मुझे नाम मैं भूल रहा हूँ। उसने यही किया था कि ट्राइबल म्यूजियम में कितने लोग आते हैं देखने वाले, और उनके क्या चेंज चेंज, बड़ा अच्छा क्वेश्चनर था उसका। वेरी गुड वर्क, आई हैव एग्जामिन दैट पेज। तो वो उस पर ओके। काम करे, वो इनकरेज कैसे कर रहे हैं, और क्या क्या कमी है हमारे यहाँ, उस पर भी बात किया उसने कि क्यों नहीं जी। लोग आ पा रहे। अब जैसे सिंपल सी चीज़ है कि आपने म्यूजियम बना लिया, आपने बेसिक फैसिलिटीज नहीं दी, पब्लिक बिल्कुल। टॉयलेट, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप, कोई लेडीज आएगी, जेंट्स आएगा, विजिटर्स आएंगे, सही हाँ, बात है। के लिए आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी बिल्कुल। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और मैं आशा करती हूँ कि हमारी जो ऑडियंस है वो डेफिनेटली इस संडे ज़रूर कोई ना कोई म्यूजियम विजिट करेगी। थैंक यू सो है। मच। थैंक यू वेरी मच।